सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी। ओके, एंड ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस वाले चैप्टर में हम इंडिया के साइज़ को एंड इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ किसी भी चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है इंट्रोडक्शन से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। मीन्स दुनिया में बहुत सारे सिविलाइजेशंस हुए, हमारे पास्ट में एंशियंट में बहुत सारे सिविलाइजेशंस हुए, उसमें इंडिया एक पार्ट था। एक्चुअली इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, नाउ इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। ओके, पिछले 50 ईयर्स में, मीन्स 5 डिकेड्स में इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की करी है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। ओके, it has moved forward displaying progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. ओके, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस किया है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले एग्रीकल्चर का। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है एग्रीकल्चर का। तो आई होप तुम्हें पता होगा कि जब 1947 का टाइम था, जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमारे पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम अपने देश की जनता को खिलाने के लिए सफिशिएंट फूड ग्रेन्स को अपने खेतों में प्रोड्यूस कर सकें। सो हमें करना क्या पड़ता था? हमें यूएसए से फूड ग्रेन को इम्पोर्ट करना पड़ता था इंडिया में। ठीक है, हमें इंडिया में यूएसए से फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ता था, वीट एंड राइस इंपोर्ट करना पड़ता था। बट क्या अभी भी ऐसी कंडीशन है? 2024 में भी ऐसी कंडीशन है? नो, अभी तो हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे देशों को। हमारे पास इतना फूड है कि हम एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में हमारा बहुत सारा फूड ग्रेन रखा रहता है, और हम वीट को 2 रुपीज़ kg एंड राइस को 3 रुपीज़ kg पर हम गरीबों को बेच देते हैं। हमारे पास इतना फूड ग्रेन है। ओके, हमारे पास सरप्लस फूड ग्रेन है। सो सी द ड्रास्टिक चेंजेस बिटवीन 1947 एंड 2024 इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ लेट अस कम टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री में क्या हुआ? इंडस्ट्री में ये हुआ कि जब हमारा देश अगेन आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो हमारे देश में कुछ गिनी चुनी पीएसयूज थे, कुछ बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ थी। बट क्या अभी भी ऐसा है? 1947 में ये हाल था, बट क्या अभी भी ऐसा है? नो, अभी 2024 में देयर हैव बीन ड्रास्टिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड दैट टू वेरी रोबस्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारे देश में हर एक चीज़ बनती है, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ बनती है जो कि दूसरे देशों में बन सकती है, राइट? सो इन इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो वी हैव डेवलप्ड, वी हैव शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस। ओके, नाउ लेट अस कम टू द टेक्नोलॉजी पार्ट। टेक्नोलॉजी में क्या है हमारा? तुम इसरो ले लो, आईटी सेक्टर ले लो, ठीक है, या फिर तुम कोई भी टेलीकम्युनिकेशन ले लो, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी इट एनीथिंग। आवर कंट्री हैज़ ऑल द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बी इट 5G, बी इट सैटेलाइट थिंग, एवरीथिंग, वी हैव ऑलमोस्ट एवरी टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी, हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। क्या ये 1947 में था? नहीं था। सो ड्यूरिंग दिस 50, 60, 70 ईयर्स फ्रॉम 1947 टू 2024 वी हैव शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ कैन यू से दैट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आई होप 1991 की बात है, 1991 की बात है, आपने पता नहीं पढ़ा हुआ है कि नहीं, कि हमारे देश में इतने भी पैसे नहीं थे कि हम क्रूड ऑयल को ख़रीद सकें, पेट्रोल को ख़रीद सकें। हमें अपने देश का जो गोल्ड है वो वर्ल्ड बैंक को देना पड़ा था, ताकि वर्ल्ड बैंक हमें कुछ पैसे दे पाए और हम उस पैसे से पेट्रोल और क्रूड ऑयल ख़रीद सकें। ये कंडीशन थी हमारे देश में। बट क्या अभी भी ऐसा है? अभी ऐसा नहीं है। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, हमारा जो आरबीआई है, हमारे देश में जो जॉब मार्केट है, जो इकोनॉमी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रोबस्टनेस आ गई है। मींस ये सब ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे। हमारा शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको ये इकोनॉमिक फ्रंट पे इंडिया के प्रोग्रेस को शो करते हैं। सो कोई भी केस ले लो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया हैज़ शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस, remarkable, great progress. Now, India has also contributed significantly in making of the world history. How can you say that India has shown significantly in the contribution of the world history? Because you should know that in the ancient time, पुराने time पे, India was a very rich nation. It had spices, it had coconut, it had
different stones, different crystals, minerals, many things India had, you must have learned in history. So in order to trade of these commodities, जो दूसरे देश थे, चाहे ब्रिटिशर्स हो, जापानीज हो, चाइनीज़ हो, इन सब की कोशिश होती थी कि इंडिया में आए और इंडिया की चीज़ों का ट्रेड करें और उससे बहुत सारे पैसे कमाएं. सो ये सबकी कोशिश होती थी. ओके, सो इन दिस वे इंडिया की पोजीशन के हिसाब से, इंडिया की पोजीशन के हिसाब से लोगों का जो एक्शन और रिएक्शन डिसाइड होता था. सो वर्ल्ड हिस्ट्री डिसाइड होता था इंडिया के पोजीशन और इंडिया के डिसीजन से. Okay, so in this way we can also say that India has contributed in making of the world history. So this was the introductory chapter. Okay, this was the introductory chapter. और मैं आपको recommend करूँगी कि अपनी जो टेक्स्ट बुक है आप उसे लाइन बाय लाइन पढ़िए. Don't be dependent on any other coaching institute, any other YouTube channel, any other study materials, reference books, because ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का जो कंटेंट है वो इसी लाइन में से बनाया जाता है. वो क्या करते हैं, बुक को पढ़ के बुक से एक नया ही बुक डेवलप कर लेते हैं. ये बुक 100 पेजेस का है, वो बच्चों को एक और 150 पेजेस का नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं. अब बच्चों को ये टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है और ये नोट्स भी पढ़ना है. सो इन दिस वे यू इंक्रीज योर बर्डन. जस्ट डोंट डू दैट प्लीज़. Just be glued to a single textbook for one subject and read that book multiple times, because no matter whether that is practical questions, MCQ questions, 1 mark question, 2 mark question, analytical questions, all these questions are going to come from these lines only. But yeah, one thing is there कि तुम्हें बुक है ना ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी है. बुक तुम्हें पढ़नी है बहुत ही डिटेल में, लाइन बाय लाइन पढ़नी है. हर एक लाइन से तुम्हें क्वेश्चन डेवलप करना है और उसका आंसर जनरेट करना है. अगर तुमने इतना कर लिया, हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन डेवलप करना है, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा. यू कैन ईजिली स्कोर द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल. ठीक है, सिर्फ मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चंस क्रिएटिव होते हैं. बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तुमने अगर बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, NCERT को, तुम्हारे मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे और तुम्हारा बर्डन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा. एग्ज़ाम टाइम पे एंजाइटी नहीं होगी और तुम्हारा रिसोर्स भी बहुत लिमिटेड रहेगा. जब रिसोर्स लिमिटेड रहता है तो उसे रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होती है. सो मैं इस जर्नी में एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो और तुम बुक की एक एक लाइन को समझो. एंड घर जाकर आज तुम्हें सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, 2 to 3 to 4 to 5 टाइम्स. ओके, देन टुमारो वी विल कवर द लोकेशन एंड साइज. तो हम इसे पढ़ेंगे और फिर तुम्हें इसे रिवाइज करना है. बस तुम्हारा चैप्टर खत्म. और भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. बस बुक की एक एक लाइन को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना है तुम्हें. ओके, इतना कर लिया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अदर दैन दैट. ओके, एंड ऑल्सो जितने भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो CTET हो, चाहे वो डिफेंस के एग्ज़ाम्स हो, हर एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होता है NCERT के बुक से ही पूछा जाता है. ठीक है, तो तुम्हें इधर उधर की चीज़ें, फालतू 10 तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी स्टक टू ओनली वन थिंग एंड यू कैन हैव अ होल्ड ओवर द सब्जेक्ट. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड प्लीज़ stay tuned and take care and bye bye. Okay.